तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से संबंधित जो भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आज आपको समझाने वाले हैं। और आपको बता दें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर स्टूडेंट भी जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है कुछ इस प्रकार से टेबल बना करके बांट दिया गया है, दर्शा दिया गया है। इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है निकल कर आता है। जैसे कि पहले आपको हम बता दें कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपको यहां 3 प्रश्न लिखे हैं, है ना, जो कि इसी टेबल के हेल्प से बनेगा। तो पहला जो प्रश्न है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं। एकदम आपके एग्जाम में पूछता है एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो ये भी प्रश्न का उत्तर इसी टेबल से निकलेगा, है ना। अभी आपको प्रश्न सुना देते हैं, फिर सारा का सारा चीज जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा प्रश्न है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, समीकरण दें। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसका आंसर आपको इसी टेबल से ही निकलेगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए धातुओं की सक्रियता को अवरोही क्रम में सजाएं। जो भी धातु यहां दिया हुआ है इसको अवरोही क्रम में, मतलब अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या, घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो कम क्रियाशील है उसको लिखेंगे। तो ये आपको टेबल याद रहेगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये तो सब्जेक्टिव हो गया 2 नंबर का। ऑब्जेक्टिव जो है ये टेबल याद रहेगा तो आप देखते के साथ बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा का पूरा आपको समझाना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करके सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये जो है आपको बता दें, जो भी प्रश्न आपको सुनाए सारा का सारा उत्तर आपको इस टेबल से मिलेगा। तो टेबल को आप ध्यान से समझेंगे, जो भी चीज आपको बताएंगे उसको पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। तो यहां जो लिखे हैं हेडलाइन है, धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी, है ना। कौन कौन सा धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि कौन धातु जो है किसी भी चीज से, हवा से, पानी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। उसमें सबसे ज्यादा कौन है, बीच में कौन है, सबसे कम कौन है, कौन क्रियाशील नहीं है, कौन अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे सबसे नीचे देखें सोना लिखे हैं, सोना को देखे हैं कभी जल्दी खराब होते हुए, हवा से या पानी से अभिक्रिया करके खराब हो जाए। सोना कभी खराब नहीं होता है, उसका चमक जो है बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो ये हो गया क्रियाशीलता श्रेणी, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पोटेशियम। याद रखेंगे पोटेशियम एक धातु है ना, जिसके भी लास्ट में अधिकांशतः ऐसे धातु होते हैं जिसके लास्ट में यम शब्द लिखा हुआ धातु होता है। जैसे देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इतना सारा चीज तो आपको कैसे पता चल गया कि धातु है। वैसे सारा का सारा धातु ही है, क्योंकि हम लोग धातु का ही क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको बता दिए तब क्या, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो पहला जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है ना। यहाँ पे साइड में लिख भी रखे हैं कि सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है ना। नंबर 1 पर पोटेशियम, दूसरे नंबर पर सोडियम, है ना, इसका संकेत भी लिखा हुआ है Na, और पोटेशियम का K, है ना। तीसरे पर है कैल्शियम, चौथे पर है मैग्नीशियम, 5वें पर है एल्युमिनियम, 6ठे पर है जिंक, 7वें पर है फेरम यानी कि लोहा, 8वें पर है लेड यानी कि सीसा, और 9वें पर है हाइड्रोजन, है ना। फिर उसके बाद है आपका कॉपर है, फिर आपका पारा मरकरी है, फिर आपका चांदी है, फिर सोना है। तो जो सबसे ऊपर वाले धातु हैं, सबसे ऊपर वाला जो धातु है सबसे ज्यादा क्रियाशील के श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता के श्रेणी में आते हैं, है ना। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये ज्यादा क्रियाशील में आते हैं, है ना। फिर हम लोग यहां से ले ले, बीच बीच में से ले लें कि एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, ये सब जो है मध्यम कम क्रियाशील के श्रेणी में आते हैं। फिर सबसे कम में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी धातु हैं। हाइड्रोजन जो है एक बाउंड्री लाइन है, हाइड्रोजन के नीचे वाले जितना धातु है सबसे कम क्रियाशील है, जल्दी यह खराब ही नहीं होता है, जल्दी किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। जैसे कि कॉपर हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सबसे कम क्रियाशील है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो इसमें से दे देगा ऑप्शन 4 को, जिसमें सबसे ज्यादा आपका ये
ये नीचे वाला कोई भी एक रह सकता है, सोना दे देता है ज्यादातर, ठीक है। या ऑप्शन दे देगा चारों का, है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है। मान लीजिए इसी में से 4 ऑप्शन उठा लिया, यही 4 गोली उठा लिया, तो सबसे ज्यादा में लगाएंगे किसको, पोटेशियम को टिक करेंगे, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। या मान लीजिए कि 4 को आप ये उठा लिया, लाइन से ये 4 उठा लिया, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, ये चारों ऑप्शन दे दिया, तो सबसे टॉप में जो रहेगा उसी को उठाएंगे, आंसर देंगे, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये धातुओं का सक्रियता श्रेणी है और इससे ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेबल आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। आप इसको क्या करें, पेज में लिख करके, कोई ट्रिक उरिक के पीछे नहीं भागेंगे, है ना, ट्रिक कुछ नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे दूसरी बार भूल जाएंगे। तो ये एक बार क्या करेंगे, कॉपी पेज में लिख करके दीवार में जहां पढ़ते हैं साट देंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, सुबह शाम आप 5 दिन लगातार देखेंगे ना, देखने के साथ ही याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसका आंसर बना लेंगे तो आपको और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे, पहले नंबर पर पोटेशियम, दूसरे नंबर पर सोडियम, तीसरे नंबर पर कैल्शियम, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम, पांचवें नंबर पर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस यानी कि लोहा, फेरम लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। ठीक, यहां पे ये तो हो गया, आपको समझा दिए धातुओं का सक्रियता श्रेणी। यहां पे कुछ और आपको जोड़ करके समझाना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। यहां जितने भी धातु हैं उसके जो संकेत लिखे हैं, ये सारे के सारे धातु के क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं। यहां इन धातुओं का कोई का परमाणु संख्या भी पूछ देता है, तो साइड में हम क्या करते हैं, सबका परमाणु संख्या भी लिख देते हैं, है ना। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है ना। कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का 13 होता है, जिंक का 30 होता है, लोहा का 26 होता है, लेड यानी कि सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है, 82 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या, कॉपर का 29 होता है, है ना, 29 होता है, कितना होता है, 29 होता है, पारा का 80 होता है, पारा का कितना होता है, 80 होता है, मरकरी का 80 होता है, ठीक, पारा को ही मरकरी कहते हैं। एजी, चांदी का कितना होता है, 47 होता है, और सोना का 79 होता है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में सोना का परमाणु संख्या भी पूछा गया था, तो ये सभी चीजें जरूरी है। तो धातु का सक्रियता श्रेणी को लिख करके याद कर लेंगे, इससे आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का तो एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिए। सब्जेक्टिव देखें, पहला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, समीकरण देकर के समझाएं, अभिक्रिया देकर के समझाएं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो एकल विस्थापन का एक्सप्लेनेशन, है ना, उत्तर कैसे लिखेंगे, तो एकल विस्थापन, आपको पहले प्रश्न का उत्तर दे दें, आप हेडलाइन लिख देंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। बारी बारी से तीनों का उत्तर दे देते हैं, आप ध्यान देकर सुनते रहेंगे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व, अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, भगा देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब भगा देता है, विस्थापित कर देता है ना। तो उससे है ना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
है ना। आप इसको एग्जाम्पल से समझें, समीकरण आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम, है ना, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जिंक धातु ले लेते हैं, है ना, एक धातु एक तत्व ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, और फेरस आपका सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4 ले लेते हैं। तो यहाँ FeSO4 एक यौगिक है और यहाँ पे अभिक्रिया कराया गया है किससे, जिंक से। तो ध्यान देंगे आप कि इन दोनों धातु, यहाँ दो धातु दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको जिंक, एक दिख रहा है लोहा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका परिभाषा जो हम बताए हैं कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा, उस यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा, भगा देगा। तो जिंक और लोहा में ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक और लोहा में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो आप देखेंगे कि जिंक ऊपर है और लोहा नीचे है, यानी कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक जो है लोहा को भगा देगा, ये जो जिंक है इस लोहा को भगा करके अपने सल्फेट के साथ बैठ जाएगा और लोहा को बाहर कर देगा। यानी कि जो ताकतवर होगा, आप ऐसे समझिए, एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड है ना, महिला मित्र है, वो आप दोनों में रिलेशन चल रहा है, दोस्ती चल रहा है। आप उसको, अपनी फ्रेंड महिला मित्र को पूरा खर्चा करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा हो गया खत्म। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो क्या करेगा, आपको विस्थापित कर देगा। आपको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, आपको भगा देगा, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पैसे वाला है। तो वो क्या करेगा, अब आपके महिला मित्र के साथ वो जुड़ जाएगा। इसी तरह का यहाँ पे होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगा कम वाले को भगा देगा। तो जिंक जो है लोहा को भगा देगा, तो बना देगा जिंक सल्फेट, और लोहा बेचारा हो गया बाहर। तो यही होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन का परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे, उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक, तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है ना। यहाँ जो एग्जाम्पल, यहाँ पे और एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल देते हैं, Fe+ कॉपर सल्फेट, है ना, ये लोहा है, लोहा को जो है डाला गया किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोहा और कॉपर दो धातु है यहाँ पे। तो लोहा और कॉपर में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, लोहा है। कॉपर देखिए बेचारा नीचे है, लोहा ऊपर है। तो अब क्या करेगा, ये लोहा जो है कॉपर को भगा देगा, लोहा क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, तो बनाएगा FeSO4 बनाएगा, और कॉपर बेचारा हो गया बाहर। यही हो गया एकल विस्थापन। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बताया, बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आप लिख दिए, बहुत आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसको मिटा करके दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, समीकरण देख करके बताना है आपको। तो ध्यान देंगे दूसरा प्रश्न को, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल भी यही वाला लिए थे। तो आप लिखेंगे कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट में उपस्थित जो आयरन है उसको विस्थापित कर देता है, डाला जाता है। तो जिंक आयरन सल्फेट में उपस्थित आयरन मतलब लोहा को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित करता है मतलब भगा देता है, चल भाग, है ना। इसका समीकरण इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। जिंक का संकेत हो जाएगा Zn और आयरन सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4। तो ये दोनों को, जिंक को आयरन सल्फेट
के विलयन में डाला गया तो जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील है लोहा से। यहाँ टेबल देख सकते हैं। तो जिंक क्या करेगा, लोहा को भगा देगा, तो बना देगा ZnSO4 प्लस लोहा गया बाहर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न है ना, इसको लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। और तीसरा प्रश्न जो है, दिए गए धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम में सजाना, घटते क्रम में सजाना। घटते क्रम में सजाने का मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादा क्रियाशील है ना, जो ज्यादा क्रियाशील है उसको पहले लिखना, फिर ज्यादा वाला से जो कम क्रियाशील है उसको लिखना, फिर उससे कम होगा उसको लिखना। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील इसमें देखेंगे जिंक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। अब इससे कम वाला को लिखना है, तो उसके बाद पोटेशियम के बाद कौन है, सोडियम। क्या यहाँ सोडियम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो सोडियम हो जाएगा, है ना। सोडियम के बाद है ना, सोडियम के नीचे कौन है ज्यादा क्रियाशील में, सोडियम के नीचे आप देख रहे हैं कैल्शियम है। तो क्या कैल्शियम है, तो हाँ है 3 नंबर में, तो यहाँ कैल्शियम लिखा जाएगा। फिर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम है कैल्शियम के बाद नीचे, तो मैग्नीशियम क्या है, तो हाँ यहाँ मैग्नीशियम लिखा जाएगा। फिर आपका इससे कम, मैग्नीशियम से कम कौन है ना, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम है। तो क्या एल्युमिनियम है ऑप्शन में, तो नहीं है। उसके नीचे जिंक है, तो जिंक है ऑप्शन में, हाँ है, तो यहाँ जिंक लिखा जाएगा। जिंक के नीचे लोहा है, तो क्या लोहा है, हाँ यहाँ लोहा है, तो यहाँ लोहा लिखा जाएगा, Fe लिखा जाएगा। तो ये जो हुआ आपका धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी हो गया किस क्रम में, अवरोही क्रम में, और ये 2 नंबर का पूछा गया है ना। ये तो हुआ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे, बशर्ते आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ट्रिक उरिक के पीछे नहीं भागिए, आपको दम जिह्वा पे मुंह पर होना चाहिए पूरा टेबल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, इस तरह से करके, ज्यादा नहीं है, कितना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को तो है ही, है ना। एकदम लाइन से करके क्या करेंगे, कॉपी में लिख करके पेज में लिख के साट देंगे, याद हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का कोई भी डाउटफुल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। उस पर तुरंत जो है वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए हम कंटिन्यू पूरा मेहनत करते रहे। आपका जो भी बोर्ड एग्जाम है 2025 का, उसके लिए आपको पूरा का पूरा बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको हम कंटिन्यू देते रहें। इसके लिए आप सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। धन्यवाद।